गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लाइव क्लास में एक्सरसाइज देखी थी, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज देखी थी और हमने उसमें 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन देखा था। अब 10 से न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो तुम्हारे कहने पर ही मैं न्यूमेरिकल का ऐसा वीडियो बनाकर भेज रही हूँ, तो इससे आपको सोल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा और आपको इजी रहेगा नोट्स बनाने में, ठीक है। और सारे ही सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 10th वाला अपना न्यूमेरिकल। तो 10th वाला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ पर। क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो। 200 मीटर बिलो, इसका मतलब ये हाइट हो गई है h इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। फिर द सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन के नीचे मतलब 200 मीटर नीचे, ठीक है। इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब ओशन के ऊपर का जो लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसका मतलब पी नॉट कितना बोल रहा है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर बोल रहा है, तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है? 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में लिखा है, ये देखो पी नॉट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और यहाँ 1 एटमॉस्फेयर बोला है तो 1 इंटू दिस, तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पी नॉट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे दिया है सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और दी है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर। सी वाटर की डेंसिटी मतलब हमको रो की वैल्यू दी हुई है 1060 किलोग्राम, है ना, पर मीटर क्यूब, ये हमें दी हुई है। तो क्या क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है और रो दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है हमको? प्रेशर नीचे 200 मीटर नीचे हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो देखो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, पहले डेटा लिखेंगे। तो रो सी मतलब डेंसिटी सी की, सी वाटर की कितनी है? ये 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पी फाइंड करना है, प्रेशर कहाँ पर? एच हाइट पर नीचे, तो ये एच इज इक्वल टू आ जाएगा ये 200 मीटर, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट दिया है। P0 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, तो ये इतना ही रहेगा। तो P0 की वैल्यू ये हो गई। जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ये होता है। ये हमने फॉर्मूला देखा है प्रेशर का जब हमने फाइंड किया था। आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पी ही फाइंड करना है, तो पी नॉट हमारे पास ये दिया हुआ है, वो पुट कर दिया 1.013 इंटू 10⁵ प्लस एच दिया हुआ है, प्लस एच है 200 मीटर, ये पुट किया। फिर रो दिया हुआ है 1060, वो पुट कर दिया 10 वो पुट कर दिया यहाँ पर, और जी की वैल्यू 9.8। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.013 इंटू 10⁵ इन प्लस 200 और ये 1.1060 है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵2, ठीक है। तो यहाँ 10⁵2 हो गया। फिर 1060 को लिख सकते हैं 1.60 इंटू 10⁵3, मतलब 200 को लिखेंगे हम 2 इंटू 10⁵2, ठीक है। और 1060 को लिखेंगे हम 1.060 इंटू 10⁵3। तो ये 10⁵3 और ये 10⁵2 और ये 10⁵3 प्लस होकर 10⁵5 बन जाएगा, ठीक है। वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ बच गया 2.00 मतलब 2 इंटू 1.060, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
776। ठीक है, अब दोनों साइड 10⁻⁵ यहाँ पे निकालने का मतलब क्या था कि दोनों में से 10⁻⁵ कॉमन निकाल लेंगे हम, तो फिर अंदर क्या बच जाएगा 1 देखो यहाँ से ये 10⁻⁵ और ये 10⁻⁵ कॉमन निकल गया, तो सिर्फ अंदर क्या बच जाएगा अब 1.013 प्लस 20 प्लस 776, तो उसको हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 10⁻⁵ कॉमन है तो ये आ गया, तो ये आंसर आ गया P इज इक्वल टू दिस 21.789 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था 10th वाला प्रॉब्लम। अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं 11th वाला। 11th प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, आंसर देखो ऐसे लिखना है आपको, इसमें ओशन एट 200 मीटर, प्रेशर एट 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इज दिस। ठीक है, ऐसे आंसर लिख लेना। इसके प्रॉब्लम्स वैसे बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझना है, वैल्यू पुट करनी है और गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, बस ऐसे ही इसके प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब यहाँ 11th वाला क्या कह रहा है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, हमने यदि पूरा थ्योरी पढ़ी है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। ठीक है, द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने देखो पिस्टन का एरिया लिया था जिससे हम प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पर इनपुट पिस्टन बोला है, तो इनपुट पिस्टन हम S1 लेते थे यदि आपको याद होगा, तो इसका एरिया बोला है तो हम ये ले लेते A1। ठीक है, इनपुट मतलब पहला वाला पिस्टन, तो हम ले लेते A1, इसका है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए भी 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 30 इंटू 10⁻4 क्या हो जाएगा, ये 30 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बाकी को करेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द आउटपुट पिस्टन। ठीक है, आउटपुट पिस्टन मतलब दूसरा वाला पिस्टन, उसका एरिया 1500 बोल रहा है। ठीक है, वो वाला पिस्टन बड़ा होता है, पहला वाला पिस्टन में हम कम प्रेशर यूज़ करते हैं, छोटा होता है, कम फोर्स यूज़ करते हैं और छोटा एरिया वाला होता है। बड़े वाले में हम कैसे ज़्यादा लिफ्ट करते हैं ना, इसलिए वो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। तो A2 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 15, A2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, A 1500 इंटू 10⁻4 मीटर हो जाएगा, ये क्या होगा A2। इफ़ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड, अब फोर्स अप्लाइड बोल रहा है तो कहाँ अप्लाइड करेंगे, पहले वाले पिस्टन पे A1 पर, इसलिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, टू द इनपुट पिस्टन कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। वेट मतलब भी वही हुआ, फोर्स कि सेकेंड वाले पिस्टन में कितना वेट हम लिफ्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो लिफ्ट ही करेंगे, तो कितना वेट, तो वेट मतलब भी mg होता है, मतलब F2, तो F2 फाइंड करना है। तो हमको पता है कि ये फॉर्मूला पता है, देखो ये सोल्यूशन दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा ही है F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। देखो यहाँ सब गिवन है, A1 इज इक्वल टू ये निकाल लिया, A2 इज इक्वल टू ये निकाल लिया, बिल्कुल ये जो बताया मैंने इस तरीके से ही। F1 25 न्यूटन है तो न्यूटन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो उसको कुछ कन्वर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। फाइंड क्या करना है हमको, F2 फाइंड करना है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 है। अब F2 फाइंड करना है तो F1/A1 इंटू A2 ये दिया हुआ है। अब F1 की वैल्यू क्या है 25 इंटू A2 की वैल्यू क्या है F1/A1 इंटू A2। ठीक है, तो F1 की वैल्यू क्या है, ये मैंने गलत पुट कर दी थी, ये वाली है, हाँ 25 इंटू, अब ये 1500 को मैंने क्या किया 15 इंटू 10⁻4 था, -4 था, अब ये 1500 पे भी 2 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 0 से वो -4
4 की जगह -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 10⁻², अपॉन, और ये A1 था अपना, ये 30 इंटू 10⁻⁻4, तो हमने इसको लिख दिया 3 इंटू 10⁻3। वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करके मैंने यहाँ सॉल्व करके लिख ही दिया है, देखो 3 इंटू 10⁻3 और ये 15 इंटू 10⁻4। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 5 सा और ये -3 और ये -2, तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा 10 पर पावर, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1250 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू क्या हो गई, 1250 न्यूटन। मतलब क्या हुआ कि हम जो सेकेंड पिस्टन है उसमें हम कितना वेट लिफ्ट अप कर सकते हैं, वेट कितना लिफ्ट कर सकते हैं, ये कितना 1250 न्यूटन, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों को तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, और यदि थ्योरी पढ़ा है तो बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं 12 वाला। थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस पीरियड में ये सारे ही प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम 12th वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट द विस्कोस फोर्स। अब ये आ गया विस्कोस फोर्स, ठीक है। अ रेन ड्रॉप ऑफ डायामीटर इज 1 मिलीमीटर, रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप की डायामीटर है 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर डायामीटर है। देखो डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो आप मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अभी डायामीटर है, तो जब हमें आर निकालना होगा तो आर को हम करेंगे /2, मतलब 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो हम लिखेंगे इसको 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये देखो शायद मैंने यहाँ लिखा होगा, ये लिखा है, ये आ गया रेडियस किसकी, उस ड्रॉप की रेडियस है इतनी। फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है उसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और विस्कोस फोर्स फाइंड करना है, मतलब F फाइंड करना है, विस्कोस फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, मतलब ईटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर कितना 1.8 इंटू 10⁵ -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। विस्कोसिटी भी दी, तो अब सोचो हमें आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला, विस्कोस फोर्स का फॉर्मूला है क्या, कुछ याद आया आपको कुछ, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स मेथड। उन्होंने क्या बताया था कि जो फोर्स है, यदि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना किसी मीडियम में गिर रहा है, तो उसका विस्कोस फोर्स उस मीडियम का क्या होता है, उस मीडियम का विस्कोस फोर्स उस पर जब लगेगा तो वो कितना होगा, विस्कोस फोर्स F = 6π∗RV। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, F = 6π। अब यहाँ देखो 6 है, पाई की वैल्यू पता है, ईटा हमें दिया हुआ है, ये R भी है हमारे पास, और V की वैल्यू, बस फटाफट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और बस आंसर आ जाएगा। 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 पुट किया, इंटू ईटा की वैल्यू ये पुट किया 1.8 इंटू 10⁻⁵, आर की वैल्यू पुट किया हमने 0.5 इंटू 10⁻³ अब ये -3 को -4 इसलिए किया है कि यहाँ पर हमने 0.5 ना लिख के 5 इंटू लिख दिया है, इसे 10⁻⁻4 इंटू ये वेलोसिटी आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इन सबको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी, ये आ रही है 33.93 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे यूनिक जैसे भी नहीं है, और ना बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट है, बहुत इजीली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और तुम थोड़ा सा मैच कर सकते हो आंसर उसमें, यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बराबर कैलकुलेशन करना। अभी बुक आई है तो कुछ चीज़ें मिस्टेक भी है कुछ बुक्स में, तो थोड़ा सा आंसर में 0.1 0.01 वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो वो चलेगा, ठीक है। चलो अब हम 13th वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं।
13th वाले प्रॉब्लम में क्या है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, हाइलाइटर ले लेते हैं थोड़ा सा तो अच्छे से समझ में आता है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया दिस 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 1 न्यूटन का, ठीक है, मतलब F इज इक्वल टू हमारे पास है 1 न्यूटन, रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट जिसका कि एरिया है ये दिया हुआ है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, मतलब सब अपने को SI यूनिट में दिया हुआ है, एकदम रेडी, कुछ चेंज नहीं करना है। वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी भी 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। When it rests on a layer of oil this meter thick, मतलब वो जो ऑयल की लेयर पर वो मेटल प्लेट रेस्ट पोजीशन में, मतलब ऑयल के ऊपर हमने एक प्लेट रखी है, वो प्लेट रेस्ट पोजीशन में ऑयल के ऊपर, ठीक है, और वो ऑयल का थिकनेस कितना है, ठीक है, ऑयल का थिकनेस मतलब हम x dx वगैरह जो लेते हैं वो ले लेते हैं, तो वो है 1.5 × 10⁻⁻3। तो फिर हम ये v को भी dv ले लेते हैं ना, ठीक है। तो तुम्हें कुछ याद आया इससे, dv/dx मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, मतलब ईटा फाइंड करना है। तो तुम सोचो इनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। हाँ है, फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू F/A dv/dx, ठीक है। dv दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, मतलब ये समझना है कि जो लेयर दिया हुआ है इसका मतलब क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। तो dv/dx ये आ गया, तो अब यहाँ फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो F की वैल्यू है 1 न्यूटन, 1 पुट किया, A की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻², ये पुट कर दिया यहाँ पर, और dv/dx, तो dv है अपना 2 × 10⁻⁻², और यहाँ पे dx है 1.5 × 10⁻⁻3, ये सारी वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया 1.5 × 10⁻⁻3 अपॉन 2 इंटू ये 10⁻², 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। तो अब 10⁻⁴, ये देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करने से ये आ रहा है हमारा आंसर 0.75 × 10, तो इसको हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 7.5। ये बहुत इजी है, देखो 1.5 है, ये 10⁻⁻3 है और नीचे 10⁻⁴ है, तो ऊपर जाकर 10⁻1 हो जाएगा, और 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो बस इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, कहीं ना कहीं दी हुई रहती है ये यूनिट, और नहीं तो थोड़ा लर्न कर लेना। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप क्वांटिटी निकालते हो उसकी यूनिट लिखना ज़रूरी है, वरना ये यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट होता है, ठीक है। तो द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम, 14th वाला। इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम वगैरह या ऐसे ये समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है इसका, और इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करना है। बहुत इजी लग रहा है अभी तक की मुझे प्रॉब्लम। अब 14th वाला कह रहा है, विथ वॉट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 मिलीमीटर इन डायामीटर। वॉट टर्मिनल वेलोसिटी मतलब डायरेक्ट हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी v फाइंड करनी है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना मतलब सबसे पहले क्या ध्यान आता है अपने को, स्टोक्स मेथड, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का अपने को फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में सामने आ जाना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, v इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, 2/9 r² g
इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये है डायग्राम, ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 मिलीमीटर। बबल का डायामीटर कितना है, क्या बोल रहा है देखो, वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो एयर बबल है वो कितना है, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर इसकी 0.4 मिलीमीटर है, ठीक है। फिर वही आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 मीटर, ठीक है। ये हो गई इसकी रेडियस। फिर अब इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1, यहाँ पर विस्कोसिटी दी हुई है लिक्विड की, ठीक है। तो लिक्विड हम ले लेते हैं रो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने पुट किया होगा कहीं, देखो ये है ना यहाँ। फिर इसके बाद लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी है ये, सॉरी रो की वैल्यू नहीं है, विस्कोसिटी दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ईटा है। ये ईटा की वैल्यू दी हुई है ना, ईटा की वैल्यू दी हुई है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये अपने को थोड़ा बहुत इससे भी विस्कोसिटी डायरेक्ट लिखा भी हुआ है, और दूसरा ये हम यूनिट से समझ सकते हैं कि किसकी वैल्यू है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सिग्मा। सिग्मा होता है 0.9, ये दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ एयर ये कितना है, 1.29। डेंसिटी ऑफ एयर होता है दिया हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ एयर 1.29, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने लिखा होगा गिवन में, ये देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर है ये, तो ये आर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ईटा की वैल्यू ये दी हुई है, विस्कोसिटी ये निकाल लिया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। फिर रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये ध्यान रखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ये सिग्मा है, ये दिया हुआ है 0.9, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला है v = 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ये डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा की वैल्यू एक्चुअली रेशियो है ये किसी और मीडियम में डेंसिटी, किसी और मीडियम की डेंसिटी जब हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो जो हमें रेशियो मिलता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू 2/9 ये आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, r की वैल्यू हमने फाइंड किया था वो पुट किया, g की वैल्यू पुट किया, रो की वैल्यू पुट किया, अब ये सिग्मा की वैल्यू पुट किया। अच्छा ये 0.9 है ना, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो ये डेंसिटी अब हो जाएगी एयर की, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए 1.2 - 900 ये दिया हुआ है अपॉन 0.1। 0.1 किसकी वैल्यू, ईटा की, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है विस्कोसिटी 0.1। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, अब ये 1.29 से -900 है तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये माइनस में ही वैल्यू पुट किया है, पूरा माइनस में वैल्यू पुट किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है -0.782 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द बबल इज राइजिंग अप इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। जनरली हम ड्रॉप करते हैं, जो बबल है, ये जो
टर्मिनल वेलोसिटी है, ये बोला था किसी मीडियम में जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरा रहे हैं, वो भी स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये, तो वो आएंगी प्लस में। लेकिन जब यहाँ माइनस आ रहा है मतलब ये वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के साइड है, इसलिए ये बोल रहा है कि जो एयर बबल है वो क्या होगा, ऊपर साइड राइज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि बबल राइजिंग अप, ऊपर के साइड राइज हो रहा है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो, ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको। तो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़े ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15th वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम, ठीक है। चलो 15th वाले प्रॉब्लम में क्या है, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ वाटर, एक पाइप है अब, ठीक है, पाइप में वाटर की स्पीड पाइप में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब पाइप का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब D इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया पहले तो R में, रेडियस की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है, पाइप की। वॉट शुड बी द इंटरनल डायामीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप, नोजल मतलब जिस साइड वो नल लगा होता है ना पाइप में, उस साइड पर वेलोसिटी क्या बोल रहा है, इंटरनल व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर, उस नोजल के साइड की डायमीटर क्या होगी। मतलब यदि मैं इसको R1 कंसीडर करूँ, ये V1 कंसीडर करूँ, ठीक है, तो दूसरे साइड D2 फाइंड करना है हमको, तो इसके लिए हमको पहले R2 फाइंड करना है, ये समझ लो, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल, मतलब V2 अब दिया हुआ है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो हमको V1 दिया है, R1 दिया है, R2 फाइंड करना, V2 दिया है, तो हम देख लेते V और R में कोई रिलेशन है क्या, ठीक है। तो आते हम किसमें, कंटिन्यूटी थ्योरम में। तो कंटिन्यूटी थ्योरम क्या बोलता है, A × V क्या बोलता है, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या है, A एरिया इंटू V वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब तुम बोलोगे कि यहाँ तो एरिया है और हमको देखना है रेडियस, तो हम A1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का वन साइड और क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का दूसरे साइड, तो ये हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये सॉल्व किया है हमने, तो ये देखो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लिखा है। फिर A1 का एरिया पाई R1 स्क्वायर V1 है इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2 है, ठीक है। अभी पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बच गया, R1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर V2। यदि D1 D2 के फॉर्म में रखना है, यदि इसको कन्वर्ट नहीं करना है D1 D2 को, तो फिर R1 की जगह D1/2 पुट कर दो, R2 की जगह D2/2 पुट कर दो, ठीक है। और नहीं तो R1 भी हमने फाइंड कर लिया है, तो R1 के इसमें लिखो, तो यहाँ से तो डायरेक्ट D2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब डायरेक्ट D2 मिल जाएगा तो हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब देखो R1 इज इक्वल टू D1/2 है, तो R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू V2। तो ये 2 का स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब यहाँ D2 स्क्वायर रहने दो, तो क्या बच गया, D1 का स्क्वायर V1/V2, बस वैल्यू पुट कर दो सब जगह। तो ये D1 की वैल्यू 0.1 ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 का हो जाएगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 को 0.1 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ 0.1 का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू है 2, V2 की वैल्यू है 4, तो ये 2 2 4, तो 1/2 बच गया यहाँ पे। अब ये D2 का स्क्वायर था, ठीक है, अब ये D2 का स्क्वायर था, ये 0.1 का स्क्वायर है, तो 0.1 तो पूरा बाहर निकल गया, इंटू 1/2 ये अंडर रूट में आ जाएगा,
तो 1/√2 हो गया, 1/√2 की वैल्यू यहाँ पुट किया 1/1.414, ये √2 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, ये थोड़ी अपन याद रख सकते हैं कि 1/√2 की वैल्यू अपनी 0.707 होती है ना। 1/1.414 की वैल्यू इतनी आती है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, नीचे ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ये 10⁻⁻2 लिखना है तो ये इन सबको अपने को यहाँ पर लगाना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये वाले जो पॉइंट है इनको 1 के बाद लगाएंगे, इसको 7 के बाद लगाएंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल इतनी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 15th वाला प्रॉब्लम। अब आते हैं 16th वाले प्रॉब्लम पे। ठीक है, 16th वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, with what velocity does water flow out of an orifice in a tank? With what velocity does water, टैंक मतलब जैसे अपना ये ऐसा टैंक होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर निकलने वाला पाइप होता है इसको बोलेंगे ओरिफाइस। मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा और इसका ओरिफाइस का एरिया बहुत कम होता है। तो ये होता है वाटर टैंक, और वाटर टैंक से जो पानी निकलता है वो, तो इसमें है कि वाटर टैंक का एरिया बहुत होता है और वो जो ओरिफाइस होता है मतलब जहाँ छेद होता है वो बहुत कम एरिया का होता है। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका। विथ गेज प्रेशर 4 × 10⁵, तो P की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने, देखो ये P की वैल्यू हमको दिया हुआ है इतना। फिर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब फ्लो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये पूरे टैंक में जो प्रेशर था ये बंद था अभी, और यहाँ पर जो पहले प्रेशर था वो था इतना 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट है। फिर बिफोर द फ्लो स्टार्ट होने के पहले जो फ्लो स्टार्ट होने से पहले इतना प्रेशर था। ठीक है, अब यहाँ जो भी वाटर है उसकी डेंसिटी दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रो दिया हुआ है अपने को। ठीक, अब फाइंड क्या करना है अपने को कि इसकी वेलोसिटी, जब यहाँ से वो निकलता है तो वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो P = h ρg दिया हुआ है। अब ये जब हम इसमें आएंगे ना, आप देखोगे इसके लिए हमने एक ये एप्लीकेशन देखा था बर्नौली थ्योरम की, उसमें हमने ये सॉल्व किया है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला फाइंड किया था हमने, तो वो फॉर्मूला था v² = 2gh। ठीक है, तो यहाँ हम जब पुट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, पर यहाँ ये वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास h नहीं है, पर हमारे पास रो है और p है। तो ये ऊपर जो फॉर्मूला हमारे पास ये p का मिलता है h ρg, ठीक है ना, लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला, इससे हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये वाले फॉर्मूले से पहले h की वैल्यू फाइंड करते हैं, या h = p/ρg यहाँ से फाइंड करते हैं और इस फॉर्मूले में लिखते हैं। ठीक है, तो v² = 2g p/ρg भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर दोनों तरीके से, जैसे ये सॉल्व किया है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर पहले v² = 2g, h की वैल्यू कितनी है p/ρg, ये p की वैल्यू है, h की वैल्यू, तो ये g से g कैंसिल हो जाएगा, तो v² = 2p/ρ। ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया कि अपने यहाँ पे भी g से मल्टीप्लाई किया है, फिर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे भी g लगेगा हमको, है ना।
तो इसीलिए ऐसा भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू पी की वैल्यू दी हुई अपने को 4 इंटू 10⁵ वो पुट कर देंगे, और रो की वैल्यू भी अपने को 1000 दी हुई है। ठीक है, तो वो वाला तो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे सॉल्व किया है। अपन ये मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2p 4 इंटू 10⁵ है ना, अपॉन 2 इंटू है ये, हाँ, और रो की वैल्यू है 1000। ठीक है, अब ये v² है और हमको फाइंड करना है v। तो यहाँ देखो ये जो 3 0 है, यहाँ से ये 3 0 कट हो जाएंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये 8। तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या बच जाता है, √2 इंटू 4 इंटू 10⁻²। मतलब 10 भी बाहर निकल सकता है, ये 4 इंटू ये इसका 2 भी बाहर निकल सकता है, √2 बचेगा, मतलब 20 √2। वही आ गया आंसर। ठीक है, तो चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहे ना प्रॉब्लम समझ में? बहुत इजी है। लास्ट मतलब चैप्टर 1 के प्रॉब्लम से तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। फटाफट हम 23 कितने प्रॉब्लम है वो सारे कर लेते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पर, है ना, आवाज आ रही है गाड़ियों की। 17 प्रॉब्लम देखते हैं। 17 प्रॉब्लम, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप इज 3 इंटू 10⁻, कितना है 2, 10⁵। पहले इसको हटाऊँ मैं, बहुत हो गया, हाँ 10⁵। दिस प्रेशर रिड्यूस टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप प्रेशर है इतना, मतलब P1 P2 है। यहाँ पर P1 है 3 इंटू 10⁵, और P2 है 2 इंटू 10⁵। On opening the value of the pipe, calculate the speed of the water flowing the pipe. Density of water is this. तो रो दिया हुआ है अपने पास 1000, हमें v फाइंड करना है, वेलोसिटी इनसाइड द पाइप। ठीक है, देखो ये लिखा है मैंने, P1 दिया है, P2 दिया है, और ये क्या दिया हुआ है, रो की वैल्यू, वाटर की डेंसिटी दी है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, मतलब v की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो पहले क्या बोल रहा है कि पाइप रेस्ट पोजीशन में है, और उसके बाद जब फ्लो स्टार्ट होता है, फ्लो स्टार्ट होने से पहले तो रेस्ट पोजीशन में, तो हम v1 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, फिर इनसाइड द पाइप उसकी वेलोसिटी हम v2 कंसीडर कर रहे हैं, तो हमको v2 फाइंड करना है। ठीक है, अब बर्नौली थ्योरम से हमें ये फॉर्मूला पता है कि यदि हॉरिजॉन्टल पाइप रखा हुआ है तो क्या होता है, P प्लस हाफ रो v² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा होता है, मतलब हम यहाँ P1 v1 ले सकते हैं, इज इक्वल टू P2 यहाँ v2 ले सकते हैं। ठीक है, तो वो ही फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। देखो अब यहाँ पे बोलोगे रो GHB, एक और टर्म आती है रो GHB, लेकिन मैंने इसके पहले भी एक चीज़ समझाई है, तब हमने बताया है कि जब पाइप हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो H की वैल्यू क्या होगी, 0, तो वो रो GH की जो टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी, इसलिए फिर फॉर्मूला इतना ही बच जाता है बर्नौली थ्योरम का। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ उसी से हमने क्या लिखा है, P1, हाँ इसमें यदि अलग हमने यदि लिखा है ना कि ये P1 प्लस 1/2 रो v²
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ 0 लिया है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 रो V1 स्क्वायर, और P2 इज इक्वल टू -1/2 रो V2 स्क्वायर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इज इक्वल टू लिख के भी सॉल्व करोगे तो सेम ही चीज़ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज़ीरो नहीं लिखते ऐसे, ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्चुअली P1 + 1/2 रो V स्क्वायर का मीनिंग ज़ीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम ये ऐसा ना ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, P1 + हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + हाफ रो V2 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0, ये वाला नहीं लिखेंगे। तो अब P1 - P2 इधर ट्रांसफ़र कर दो, P1 - P2 इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/2 रो कॉमन निकल जाएगा और V2 स्क्वायर - V1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू अपने पास है 3 × 10⁵ और P2 की 2 × 10⁵, तो 3 - 2 × 10⁵ कॉमन निकल गया, माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं प्लस है, इज इक्वल टू 1/2 रो की वैल्यू कितनी दी हुई है 1000 इंटू V1 0 है तो बस इंटू V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1000 है, ये +5 है, उस साइड यहाँ पे 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो इस साइड कितना बच गया सिर्फ 10⁵। अब यहाँ पर है 1/2, तो ये इस साइड चला जाएगा 2, और यहाँ पर 10⁻, ये 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। अब ये 3 है तो ये 5 बन जाएगा 2, 10⁻², ऊपर मतलब कट नहीं होता, -3 होता है तो 2 बच जाता है। तो अब ये हो गया 10⁻² इंटू 2, ये हो गया V2 का स्क्वायर, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाहर निकल जाएगा √2, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये आ गया, ठीक है। हमने पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे ना P1 इज इक्वल टू ये चीज़ मत लिखना, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। ये इस टाइप से लिखना, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर, फिर ये P1 - P2 इस साइड, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ओके। चल अगला प्रॉब्लम देखते हैं 18th। ये भी बहुत इजी लग रहा है प्रॉब्लम। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड क्लीन ग्लास कैपिलरी। चलो आप कैपिलरी के प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है, तो अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर व्हेन इमर्ज इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन दिया हुआ है हमको, टी की वैल्यू दी हुई है, टी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टी दिया हुआ है 0.1 इन वाटर, सरफेस टेंशन है 7 × 10⁻², 7 × 10⁻², जो भी उसकी यूनिट है वो। और जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस दी हुई है r इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ बोल के, ठीक है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, थीटा दिया हुआ है हमें 0, डेंसिटी दी हुई है हमें, रो की वैल्यू 1000, ठीक है। जी की वैल्यू भी 9.8 पुट करना, निकालना क्या है राइज इन वाटर, एच की वैल्यू फाइंड करना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही अपने पास, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा r रो जी। टी की वैल्यू दी हुई है 7 × 10⁻², ये पुट कर दिया, cos थीटा, थीटा 0 दिया हुआ है तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। r की वैल्यू दी हुई है 0.1 मिलीमीटर, तो इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब ये 0.1 है तो उसको हम 10⁻³
-1 लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1, तो -1 और -3 -4 हो जाएगा, तो ये पुट कर दिया r की वैल्यू 10⁻⁴। फिर क्या है, रो दिया हुआ है 1000, तो इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख दिया, g की वैल्यू 9.8 लिख दिया, बस सॉल्व कर लेंगे। 2 7 14, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 है, ऊपर cos 0 तो 1 हो जाएगा, फिर नीचे दिया हुआ है 10⁻⁴ और ये 3, तो यहाँ हो जाएगा -1, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो -2 और +1 मतलब -1 बच जाएगा, 10⁻⁻1 ये बच गया, और 2 7 14/9.8 ये बच गया। इन दोनों को यदि डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.143 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका 18th वाला प्रॉब्लम, बहुत ईजी है ये भी प्रॉब्लम, कुछ भी लॉजिक तो कुछ भी नहीं लगाना इसमें। 19th वाला प्रॉब्लम, अब ये भी बहुत छोटा सा दिख रहा है। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, फिर से एयर बबल है और इसकी रेडियस दी हुई है 0.2 मिलीमीटर, फिर से उसको मीटर में कन्वर्ट करना है एज इट इज़, जैसे हम इसके पहले करते आए हैं। इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे है, ठीक है। कैलकुलेट द गेज प्रेशर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इससे सरफेस टेंशन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, देखो टी दिया हुआ है, गेज प्रेशर निकालना है, तो डेल्टा P = 2T/, क्योंकि एयर बबल है, बबल की बात कर रहे हैं, जब बबल की बात कर रहे हैं तो हमने फाइंड किया है उसका प्रेशर कितना होगा, मतलब एक्सेस प्रेशर कितना हुआ 2T/r, ये तो फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करना है, T की वैल्यू दिया हुआ है इतना और R की वैल्यू हमने फाइंड किया है, यहाँ पर ये है, मिलीमीटर में दिया था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू निकाला, सॉल्व करना है बस, बहुत इजी प्रॉब्लम है, मिल जाएगी। गेज प्रेशर 720 Nm/m², इसमें कुछ था ही नहीं बहुत ज़्यादा, बस आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो अब ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पर हाफ मार्क है, ये वैल्यू पुट किया, इस पर हाफ मार्क है, फिर जब ये सॉल्व करोगे ना तो ये 1 मार्क का है विथ यूनिट, हो गया 2 मार्क्स का, ये हाफ और ये 1 हो गया 2 मार्क्स। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये थोड़ा सा शायद लग रहा है कुछ, देखते हैं क्या है, लॉजिकल दिख रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या, देखो अभी बड़ा किया तो उसका क्वेश्चन उड़ गया, ये है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोलीज इनटू अ सिंगल ड्रॉप, मतलब 27 ड्रॉपलेट्स है वाटर की, छोटी छोटी ड्रॉप्स 27, और वो एक एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैसी है 0.1 मिलीमीटर, सब एक जैसी है, सेम है 27 ड्रॉप, और उन सब की रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, कोलीज हो रही है, एक साथ मिल रही है और सिंगल ड्रॉप बना रही है, ठीक है। तो फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, अब यहाँ पे सरफेस एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने आ जाना चाहिए, जैसे हमने वर्क डन निकाला था फिर उसको सरफेस एनर्जी बोला था, वो हमें निकल जाना चाहिए, और सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो हमारे पास सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद है, यदि याद आ जाता है तो W = वो कितना होता है, W = होता है TDA, याद होगा तो, ठीक है। और अब ये TDA तो सिर्फ DA का कमाल है, यहाँ पर DA हमें क्या निकालना है, ठीक है, चेंज इन एरिया, तो एरिया कैसे चेंज हो रहा है, पहले छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स से, ठीक है, बाद में वो सिंगल ड्रॉप बनी, तो इसमें हमको ये चीज़ देखना है कि रेडियस, पहले ये 27 की रेडियस है ना, तो जो छोटी वाली ड्रॉपलेट्स है ना
जो छोटी वाली ड्रॉपलेट्स है उसका हम रेडियस r1 कंसीडर करते हैं और बड़ी r कंसीडर करते हैं, मतलब स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। छोटी वाली ड्रॉप का स्मॉल r और जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका कैपिटल R कंसीडर करते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में पहले रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, जो 27 ड्रॉपलेट्स है पूरा उसका मटेरियल, मतलब पूरा उसका वॉल्यूम वो एक ड्रॉपलेट में बन गया है। तो दोनों का वॉल्यूम का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और ड्रॉपलेट मतलब क्या होती है? स्फीयर के फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पे स्फीयर का हम वॉल्यूम लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये छोटी ड्रॉपलेट, लेकिन कितनी थी? 27। और ये पूरी एक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई, तो वो एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। समझ में आया? बस यही इसमें एक लॉजिक है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 27R, तो मतलब 3R का क्यूब हो गया। 27 मतलब 3 का क्यूब, और ये R का क्यूब है, ऐसा लिख सकते हैं। और ये R, कैपिटल R का क्यूब, तो कैपिटल R इज इक्वल टू हो गया 3R। तो हम स्मॉल r इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं R/3। ये देखो, यहाँ पे अपन ने ये चीज़ सॉल्व किया है। ये चीज़ हमने यहाँ सॉल्व किया है, थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये रेडियस वगैरह की जो भी दी हुई है वैल्यू, वो तो बाद में पुट करेंगे हम। यहाँ जो दिया हुआ है, देखो स्मॉल r दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये स्मॉल r, तो ये फाइंड हो गया। फिर ये बिग ड्रॉप की रेडियस हमने r कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हमारा 3R मिल गया हमको, तो वो पुट कर सकते हैं r की जगह। और TW वाटर का सरफेस टेंशन इतना दिया हुआ है, सरफेस एनर्जी फाइंड करना है। सरफेस एनर्जी होती है ये। अब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इसलिए लिखा है कि बस वो r की, ये देखो ये रिलेशन आया, ये आ गया। अब हमें a निकालना है, dA। तो अब ये dA भी स्फीयर का dA है, तो छोटी ड्रॉपलेट का एरिया क्या होगा? छोटी ड्रॉपलेट का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट है उसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ये छोटी वाली 27 ड्रॉपलेट को एक में बदले तो हमको कितना वर्क करना पड़ा, ये निकालना है। वही जो वर्क करना पड़ा है वही होगी सरफेस एनर्जी। तो ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो T है, T रहने दिया। dA क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये देखो, छोटी वाली ड्रॉपलेट 27, तो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस बड़ी ड्रॉपलेट में बदल रहा है हमने, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये 27 यहाँ लिखना है, ठीक है। हाँ, ये देखो फिर से नीचे लिखा है 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी आर की वैल्यू अपने को पता है, हमने वहाँ पे लेकर आए थे 3R, ठीक है ना। ये देखो ये 3R, तो ये कैपिटल R की जगह 3R पुट किया, स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 9R स्क्वायर। अब ये ही वैल्यू यहाँ पुट किया, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया पाई आर स्क्वायर, और ये 36, 9 4 सा 36 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया? 72 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 72 पाई आर स्क्वायर। और अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये T है, T की वैल्यू पुट किया, पाई की वैल्यू पुट किया 3.142, 72 सामने ले आए, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ये -4 होगी। हाँ, -4 है, यहाँ माइनस नहीं दिखता है। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर आ जाता है इतना, ठीक है, 1.628 इंटू 10⁻⁷ G। बस इसमें जब छोटी ड्रॉपलेट बड़ी में या बड़ी ड्रॉपलेट छोटी छोटी में डिवाइड होती है, तो सिर्फ उनकी रेडियस का फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूम सेम रहेगा, एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा, एरिया चेंज होता है। तो वॉल्यूम सेम करके पहले हम दोनों के रेडियस में रिलेशन निकालते हैं, और बाद में वर्क डन का फॉर्मूला लगा करके उसमें वो चेंजेस जो आता है एरिया में चेंज, वो निकाल करके सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है कि इतनी, और जो वर्क डन होता है वही सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो बस वो ही फाइंड करना है, ठीक है। अब 1-2 प्रॉब्लम और बचे होंगे। 21 सेम प्रॉब्लम है ये। अब क्या है, देखो हमने उसमें 27 को एक ड्रॉप बनाया था। अब यहाँ पे अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू। अब यहाँ पे क्या हो रही है, बड़ी ड्रॉपलेट
टूट करके छोटी में डिवाइड हो रही है। तो एक बड़ी ड्रॉप है मर्क्यूरी की, उसकी रेडियस दी हुई मतलब कैपिटल आर दिया हुआ है, और वो छोटी में डिवाइड हो रही है, मतलब छोटी ड्रॉपलेट्स का हम वही आर कंसीडर करेंगे, छोटी का बड़ी का कैपिटल आर। तो अब हमको ये आर और ये आर के बीच में रिलेशन निकालना है, और सेम बिल्कुल सेम मेथड है। पहले हमको वॉल्यूम दोनों की सेम लेना, ड्रॉप है तो वही स्फेरिकल ही आएगा, स्फेरिकल शेप ही होगा, तो वॉल्यूम वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3, मतलब देखो मैं लिख ही लेती हूँ ना यहाँ पे, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, एक ड्रॉपलेट किसते में बदल रही है, 8 में, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर से ये सब कैंसिल, तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू ये 8 है मतलब 2 का क्यूब, और ये आर तो इसका क्यूब मतलब आर इज इक्वल टू 2r, ये निकल जाएगा। बस इतना ही रिलेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये निकाला यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरह बस अब इसके पहले जो किया था TDA ये, तो यहाँ पर अब कन्वर्ट किस में हो रही है, 8 में हो रही है, तो ये 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये ड्रॉपलेट का एरिया हो गया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ी वाली ड्रॉप का एरिया हो गया। तो इसको सब कैलकुलेट करें तो ये आ गया, वैल्यू पुट किया तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल पहले जो प्रॉब्लम है सेम ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है। पहले वाले में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बड़ी में बदल रही थी, और अभी बड़ी वाली छोटी में, मेथड सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। अभी अगला देख लेते हैं 22, बस एक प्रॉब्लम और है, फिर यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम ना फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ सारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द सोप सोल्यूशन। हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल, बबल को फॉर्म करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। बबल है, ये ध्यान रखना, बबल और ड्रॉप में हमने डिफरेंस देखा है, ठीक है। तो वर्क उसको फॉर्म करने के लिए कितना वर्क लगता है, कितने रेडियस की बबल है, 2 सेंटीमीटर रेडियस की, फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन, ये टी की वैल्यू दी हुई है, आर है, तो उसको बनाने में तो हमको वर्क डन तो उतना ही रहेगा, TDA, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है टी की वैल्यू है, आर की वैल्यू, उसको कन्वर्ट किया है, फिर कन्वर्ट करके ये देखिए सरफेस वर्क एनर्जी हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा TDA। फिर इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बबल इज 0, a soap bubble has 2 surface, outer surface and inner surface, so final surface area of soap bubble is A is equal to 2 into 4 pi r square। बस मैं वही बोली थी, बबल को क्यों मैंने इंडिकेट किया था, हाईलाइट किया था बबल को, क्योंकि वही मैंने बोला था बबल है, यहाँ ध्यान रखो। तो बबल में क्या होता है, अंदर का भी सरफेस एरिया होता है और बाहर का भी सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो बबल मतलब अंदर से खाली होगा तो अंदर का पूरा वो सरफेस एरिया लेंगे, और ड्रॉप मतलब क्या होती है, पूरी फिल रहती है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो एरिया लेते हैं बबल का वो 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो चेंज इन एरिया आ जाएगा DA इज इक्वल टू A माइनस 0 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, TDA, तो T की वैल्यू पुट करेंगे, और DA यहाँ से या तो यहाँ वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट यहाँ पुट करो, चलेगा, और कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना सही लॉजिक है कि बबल है तो एरिया हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे 2T इंटू DA लिख करके 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने MCQ वगैरह में भी इसका फॉर्मूला ही फाइंड किया है, ठीक है ना। तो अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, तो उतना बहुत ज़्यादा समझाने का, लास्ट प्रॉब्लम है शायद ये 23, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इन 2 सेंटीमीटर, वही जो बबल वाला हमने समझाया था ना, वायर हमने रेक्टेंगुलर शेप में वायर लिया, फिर उसको सोप वाले लिक्विड में हमने उसको डिप किया तो एक फिल्म बनती है, और फिर फिल्म पर वर्क करते हैं, और फिर उसके बाद हमने सरफेस एनर्जी फाइंड की थी। ठीक है, तो वो ही वाला ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की बात है ये बड़ा ये रेक्टेंगुलर शेप की बात है। रेक्टेंगुलर है मतलब ये इस टाइप का है। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 बाय 2 सेंटीमीटर 2 बाय 2, ठीक है, ये ऐसा है, और इसको हमने डिप किया सोप सोल्यूशन में, तो सोप फिल्म इज फॉर्म, सोप फिल्म फॉर्म हो गई। इफ द साइज ऑफ द फिल्म चेंज, अब हमने बोला था ना इसको जब हम इधर खींचते हैं उस पर वर्क करते हैं तो वो बड़ी हो जाएगी, तो जब बड़ी होती है तो उसका एरिया हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो चेंज इन एरिया आ जाएगा। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज दिस। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, वही प्रॉब्लम है, ये वर्क डन इज इक्वल टू TDA, अरे सॉरी ये क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू TDA, बस एरिया चेंज है, तो एरिया चेंज पहले था 2 इंटू 2 और बाद में 3 इंटू 3, बस सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो ये आ गया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁴। ये देखो ये आ गया A1, A2 आ गया 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये आ गया। तो चेंज इन एरिया हम आराम से फाइंड कर सकते हैं TDA, तो ये हो गया DA इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस A1। यहाँ 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने देखो उसमें भी बोला था कि वो जो सरफेस है वो दोनों साइड दिखेगा, हमें दोनों साइड दिखेगा, तो जो एरिया चेंज होगा वो दोनों साइड के सरफेस का एरिया होगा। इसीलिए यहाँ पर हम जो ये लेंगे वो कैसा लेंगे, जो सरफेस एरिया लेंगे ये हम कैसा लेंगे 2 इंटू 8 माइनस A1। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा T इंटू 2 8 माइनस A1। T की वैल्यू ये दी हुई है, 2 पुट किया, और ये A2 है 9 इंटू 10⁻⁴, A1 है 4 इंटू 10⁻⁴, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, और ये वर्क डन आ गया। वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब सरफेस एनर्जी की जूल, तो ये जूल है ना। बहुत इजी प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम ना बहुत इजी थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग वमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बस वैल्यू पुट किया और आंसर मिल गया। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि सारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे, सारी नोटबुक में बराबर अच्छे से लिखना ये प्रॉब्लम्स को, और इस तरह से अब ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है जो बहुत लंबा था तो अब कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास से हम थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और देखो कुछ यदि चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है तो उनको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी, और जहाँ डेरिवेशन वगैरह कुछ होंगे तो वो मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी उसमें। ठीक है, अभी देखती हूँ थर्ड चैप्टर कैसा है, यदि थ्योरेटिकल होगा तो यहीं पे PDF में मैं एक्सप्लेन करूँगी वो। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।